हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 वेक्टर का, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, कैसे करते हैं। उससे पहले डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था कि जो वेक्टर ए है, जैसे मान लेते हैं ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में हमने डॉट का यूज किया था, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट में हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस का यूज करेंगे, क्रॉस। ठीक है ना। ये दोनों अलग होते हैं, ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है। तो बात यहां तक पहुंची कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें डायरेक्शन ही क्यों होता है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा ए वेक्टर है, मान लेते हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं। दूसरा ये बी वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, जो वी वेक्टर है उसका दो प्रोजेक्शन हो सकता है। एक पहला हो गया यहाँ पर, ये मान लो थीटा है, तो हो जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा। एक परपेंडिकुलर वाला है बी साइन थीटा। ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट में हमने इस, अब ए वेक्टर है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था हमने, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू लिखा था ए, और ये एक जो बी वेक्टर है, अब ए वेक्टर के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया था बी कॉस थीटा, ऐसे किया था। लेकिन इसी को यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं ना, देखो यहाँ पे, तो हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, तो ए तो यहाँ लिख लिया ए, और ये बी साइन थीटा को लिया परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, यानी कि बी साइन थीटा। ठीक है। अब चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा जो कि डायरेक्शन सिर्फ दिखा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ तुम्हारा cos थीटा वाला ले लिया डॉट में, और क्रॉस में हमने साइन थीटा वाला ले लिया। ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो रोटेशनल मोशन को दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि रोटेशन होता है तो भाई अपने एक्सिस के अलोंग होता है, घूमता है, जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है अपने एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। ठीक है। तो ये तो ए बी साइन थीटा ये उस रोटेशन का अमाउंट दिखाएगा। दूसरी बात ये कि जो एन कैप है उसका डायरेक्शन दिखाएगा, किस डायरेक्शन में कितना अमाउंट रोटेट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ पर जो ए है वो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बी है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। और जो थीटा यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो होता है एंगल, उसको बोलेंगे वो थीटा है। और जो ये एन कैप है, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी वैसे। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन पता करने के लिए रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। अब इससे जाने से पहले, उससे पहले हम एक और चीज आगे देखते हैं क्या है। ठीक है।
यहाँ देखिए, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, तो राइट हैंड जो हमारा ये पाम होगा ना, वो वेक्टर ए की तरफ करो, वेक्टर ए की तरफ करो। अब ये देखो, ये प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब हमने क्या किया कि ये यहाँ एक और थोड़ा सा करते हैं, ये एक्स एक्सिस कर लिया, ये वाई एक्सिस कर लिया, ठीक है ना। अब ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए वेक्टर बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हमें तो मैग्नीट्यूड पता है, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी साइन थीटा। लेकिन हम इंटरेस्टेड है इसके डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम कर लेंगे अपना हाथ ऐसे, जो ए वेक्टर है ना, ए से बी जाना ना, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। राइट हैंड यूज करना, वीडियो में तुमको लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है। अब ऐसे कर लिया, ठीक है। उसके बाद से बी वेक्टर की तरफ हमने अपने हाथ को कर्ल किया, बेंड किया, ठीक है। ऐसे बेंड किया। बेंड करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो अंगूठा है ना, इसका डायरेक्शन देखोगे, हाँ ऊपर है, यानी कि अपवर्ड है। यानी कि हमारा हाथ होगा ए वेक्टर की डायरेक्शन में, उसके बाद उंगलियों को हमको कर्ल करना है बी वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन कर्ल किधर करना है, एक तो इधर देखो, ये एक छोटा एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में, ये मतलब क्यूट लग रहा है, क्यूट। और ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको नहीं देखना है भाई, ये बड़ा एंगल है। जो दोनों वेक्टर के बीच में छोटा एंगल होगा ना, उसी की तरफ से हम अपनी उंगली क्या करेंगे, मोड़ेंगे। अब जैसे हमने मोड़ा, तो हमारा जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ गया, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, देखो, ठीक है। अब दूसरा देखो, यदि हम बी क्रॉस ए करते हैं, तो ये बी क्रॉस ए नीचे आ गया डायरेक्शन, ठीक है, नीचे आ गया। अब ऊपर नीचे तो हमने कर लिया, मान लेते हैं कि बोर्ड है कोई, ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड ही है। अब व्हाइट बोर्ड में हमने क्या करा कि ये ए वेक्टर है, अब ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये डी वेक्टर कर लेते हैं, यहाँ मान लिया थीटा हो गया, ठीक है। तो हमारा हो गया ये ए वेक्टर, और ये क्रॉस किया डी की तरफ, और हो गया सामने अपने तरफ अंगूठा हम अपने तरफ करता है, यानी कि बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड। यानी कि जब आउट ऑफ द बोर्ड हो रहा है तो इसको कैसे दिखाते हैं, तो यदि आउट ऑफ प्लेन होगा डायरेक्शन, तो उसको हम डॉट करके ऊपर से ऐसे गोले में रख देते हैं, ठीक है। ऐसा इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर। अब डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ देखो, ये डी लगा दिया, डी लगा दिया, और क्रॉस किया ए की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। अब जब अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा इनसाइड द प्लेन, द प्लेन सरफेस। इनसाइड जा रहा है, यानी कि इसको क्रॉस करके इसको ऐसे डायरेक्शन दिखाता है। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई तीर हमारे सामने से आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका नोकीला पार्ट हमें दिखाई देता है, जस्ट लाइक दिस, यानी कि आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, ठीक है। अब ये है, जब तीर जा रहा है तो उसके जो पीछे का पोर्शन है वो हमको दिखाई दे रहा है, जो ऐसा ही होता है, देखो इसी टाइप से होता है। तो ये इनसाइड द प्लेन मतलब जा रहा है बाहर, हमसे दूर जा रहा है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि इसमें देखो कि कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर थ्रू अ स्मॉलर पाथ। स्मॉलर पाथ का मतलब हो गया स्मॉलर एंगल से है, ठीक है ना, स्मॉलर एंगल से। देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो पहले हम ए वेक्टर की तरफ अपना पाम करेंगे, उसके बाद बी वेक्टर की तरफ उसको हम मोड़ेंगे अपनी कर्ल करने उंगलियों को। उसके बाद से जिधर हमारा अंगूठा डायरेक्शन करेगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
ये टॉर्क है। अब इस अब ये टॉर्क है, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, एफ वेक्टर मतलब फोर्स, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। अब यहाँ देखिए, इसे दरवाजा जो होता है ना, उसमें टॉर्क लगता है। जैसे मान लो कि एक दरवाजा है, यहाँ देखिए, ये हिंज पे ऐसे मान लेते हैं लगा हुआ है, बंद है। अब इसको खोलना है, तो हम इसको ऐसे थोड़ी खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो क्या खुलेगा दरवाजा? नहीं खुलेगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ना, कि ये है, तो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगाएंगे। अब इधर फोर्स लगाएंगे तब ये खुलेगा, ऐसे तो ऐसे खींचेंगे तो ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि ये डोर है। अब यहाँ पर हिंज है, और यहाँ हमने क्या करा, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाएंगे तभी तो डोर खुलेगा। तो बेसिकली डोर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ा सा ही तो करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ भी क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। और यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट होगा इस आर वेक्टर और एफ वेक्टर का, ये क्रॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ही बहुत सही लेकिन रोटेशन ही हो रहा है। और क्रॉस वेक्टर जो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमें रोटेशनल मोशन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर वेक्टर, यहाँ पे आर वेक्टर कर देते हैं, एफ वेक्टर यहाँ पर देखो। और इस चीज में ना, ये जो टॉर्क होता है ना, इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री किया जाता है, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको जो है ना, हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर ये बस देख रहे हैं कि इसमें वेक्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रोटेशनल का एक टॉर्क वाला था। अब टाउ, ये v वेक्टर इक्वल टू हो गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। v वेक्टर मतलब ये वेलोसिटी की बात हो रही है, ओमेगा वेक्टर का मतलब एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पर एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये जे वेक्टर या एल वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये सब हम पढ़ेंगे भैया, तो कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे। हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे। बस यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पी वेक्टर को क्या बोल देते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम, या सॉरी मोमेंटम बोल देते हैं, लिनियर मोमेंटम मोमेंटम बोल देते हैं। ये एग्जांपल है सर। अब यहाँ देखिए, अब कुछ फैक्ट्स हैं जो इसको हम देख लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर इन, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा था ना, कि जैसे कि ए वेक्टर हमने किया था, ए वेक्टर है ये भी वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम, यह है थीटा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे तरफ आ रहा है, हमारी तरफ, यानी आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यानी कि ये वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई जेड एक्सिस हो गया। यानी कि जो जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्योंकि ए और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, और इसका जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो जेड एक्सिस में आ रहा है, ठीक है ना।
और एक्स वाई जेड तो आपको पता होगा कि आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका वेक्टर सम करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोई ना कोई सी वेक्टर मान लेते हैं आता है। जो सी वेक्टर होगा ना, ये भी लाई इन एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। जब ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा तो ए वेक्टर जो होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के। ये तो समझ में आ रही होगी। अब ये देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि से हो गया तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोच के देखो, यहाँ पर ये देखो, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल हो गया। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे ना, तो जो आउट ऑफ द प्लेन होगा डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, लेकिन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का करोगे तो इनसाइड द प्लेन होगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो सेम होगा। यदि हम वेक्टर की बात करेंगे ना, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। देखो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर का इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आ रहा है हमारा आउट, आउट ऑफ प्लेन हो रहा है। और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का इनसाइड द प्लेन हो रहा है, इनसाइड द प्लेन। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था। ठीक है ना, इसका, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन सेम करने के लिए किसी एक क्रॉस वेक्टर में हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे वैसे समझो कि ये 3 इक्वल टू माइनस ऑफ -3, ऐसे ऐसे कुछ है, यानी कि जब तक यहाँ माइनस नहीं लगेगा तब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सेम ऐसे ही ये भी। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, जो इसके बीच में एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 180 डिग्री। ऐसे देखिए, हाँ बात तो सही है भैया, सोच के देखो, ऐसे हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन है, अब इसको हम देख लेते हैं। ऐसे मान लो कि ये प्लेन है, प्लेन सरफेस ऐसे है, अब इस पे ए वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, बी वेक्टर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ऐसे। ठीक है, और ये प्लेन सरफेस हो गया हमारा। ठीक है, अब प्लेन सरफेस हो गया, ये बीच में एंगल थीटा हो गया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जाएंगे तो भैया क्या होगा, ऊपर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, और बी क्रॉस ए में जाएंगे तो इसका नीचे डायरेक्शन हो जाएगा। अब इन डायरेक्शन के बीच में एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा, तो वही बोल रहा है कि ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और दोनों के बीच में डायरेक्शन जो हुआ 180 डिग्री का हुआ। तो ये थर्ड पॉइंट इसी को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये जो ए बी साइन थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और साइन थीटा जो होता है, हमको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, यदि थीटा 90 डिग्री होता है तब, यानी कि साइन 90। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए बी इंटू 1 ए बी हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यदि मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो ए इंटू बी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 5वां पे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल टू 0। ठीक है,
अब कोलिनियर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जीरो हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है ना, देखो या तो कोलिनियर वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। यदि 0 डिग्री है तो डायरेक्शन क्या होगा, दोनों वेक्टर का सेम होने वाला है। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब साइन 0 यहाँ पर होगा तो साइन 0 की वैल्यू हमें सबको पता है कि 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ 180। अब यहाँ पर जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो ए बी साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा भैया, वो भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा, यानी कि वेक्टर जो होगा, दोनों वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी 0 होता है, यानी कि ये ए वेक्टर है, यही ए वेक्टर एक और हो ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना, तो यहाँ जो साइन थीटा है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, या तो हम 0 लिख सकते हैं या तो हम 360 लिख सकते हैं। ये थीटा थीटा यहाँ पर क्या हो जाए, थीटा यहाँ पर 0 भी होगा तब भी यहाँ पर प्रोडक्ट 0 आने वाला है। यदि थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होगा तभी यहाँ पर 0 आंसर आने वाला है। ठीक है ना, इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के केस में हम क्या करेंगे, अब यूनिट वेक्टर है ना, अब देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, यानी कि ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है। अब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसी भी वेक्टर का, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में भी लागू होगा। अब यहाँ देखिए ये है ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है z एक्सिस। ठीक है ना, एक्सिस को आई क्या बोलते हैं, y एक्सिस को j क्या बोलते हैं, z एक्सिस को k क्या बोलते हैं। ठीक है, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी क्या करती है, ऐसे चलती है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में पहले करते हैं, ये क्लॉकवाइज है। यदि क्लॉकवाइज को हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हम पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं आई इंटू जे, जे आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आई से शुरू करते, आप किसी से भी शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं आई कैप से शुरू कर रहा हूँ, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू होती है माइनस के कैप। ये याद रखने वाली चीज है, याद रख लेना। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप, माइनस में आ गया। अब के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप, ये निगेटिव होता है, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। यहाँ देखो यहाँ पर, अब एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या करेंगे भैया कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के, थर्ड बचा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव में होगा और क्लॉकवाइज में निगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पर जे क्रॉस के कैप हो गया तो हाँ इक्वल टू हो जाएगा आई कैप। अब के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन था। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेंगे, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर देखो, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। यहाँ क्लॉकवाइज में सारी की सारी जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, निगेटिव में है। ठीक है ना, यहाँ देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट आर, अब यहाँ देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट मेथड है। ठीक है ना, ये मैथ्स वालों के लिए पूरा एक चैप्टर ही होता है, हम तो अभी नेट का तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस में भी आता है सब चीजें। तो देख लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को यदि हम तीनों के कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करके देखें तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप हो गए, यानी कि एक्स वाई और जेड में सबके सारे के सारे कंपोनेंट है। बी वेक्टर में भी एक्स वाई जेड में कंपोनेंट है,
बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? डिटर्मिनेंट मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। आई अब ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ए एक्स वाई कंपोनेंट जे के नीचे, जेड कंपोनेंट के नीचे, वैसे ही बी वेक्टर में एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होंगे, आई कैप जे कैप और के कैप के नीचे हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करने का विधि ये है कि आई वेक्टर उसके बाद से हम क्या करेंगे ना, एक ब्रैकेट बना देंगे, उसको छोड़ दिया माइनस जे, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस के, फिर ब्रैकेट, यानी कि आई जे के लिखेंगे प्लस माइनस प्लस में, और 3 ब्रैकेट बना देंगे। अब 3 ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या? पहला ब्रैकेट जो आई कैप के साथ है उसमें क्या करेंगे कि ऐसे करते हैं, आई को हमने काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया। काटने के बाद हमने क्या किया, बचा कितना, ये बचा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई ऐसे किया, ए वाई बी जेड लिख दिया माइनस ए जेड बी वाई, मल्टीप्लाई ऐसे किया, ऐसे मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा ए वाई बी जेड यहाँ लिख दिया। अब ए जेड बी वाई यहाँ लिख दिया, बीच में माइनस रख दिया। ठीक है ना? सिमिलरली अब जे के पास जो बॉक्स खाली है उसमें हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए भैया, जो आई है ना, तो आई वाले को काटा, अब यहाँ जे वाले को काटूंगा। अब देखो मैं कैसे काट रहा हूँ, ये मैंने जे वाले को काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया। ठीक है, अब देखो, अब जे वाले में बचा कौन कौन, ए वाई बी ए जेड और है ना, ए वाई नहीं, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड बचा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस लगाएंगे साइन, और यहाँ पर ए जेड बी एक्स इसको लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इसमें रख दिया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि कैप के बाद जो बॉक्स बचा उसमें कैसे हम फिल करेंगे, तो यहाँ देखिए, डिटर्मिनेंट मेथड है ये। अब हम जो के कैप है ना, ये वाला काटेंगे खड़ा, ये तो हमेशा काटेंगे। ठीक है, उसके बचा बचा हमारा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी जेड बी बी वाई। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स ए बी वाई को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ए वाई बी एक्स, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद से हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हो खत्म हो गया। तो ऐसे हम इसको देखो एग्जाम्पल से करेंगे ना तो उसमें मजा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी करेंगे एग्जाम्पल, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको देख लेंगे, उसके बाद से एग्जाम्पल तो करेंगे ही करेंगे। देखो, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, तो तीनों वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। बात सही है, कैसे सही है कि देखो 3 वेक्टर हैं, 0 हो गया, देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये हो गया सी वेक्टर, ये मान लेते हैं सी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होगा, एंगल कोई भी हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन है। जब आउट ऑफ द प्लेन होगा तो सी वेक्टर के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, और ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मान लेते हैं कि ये है ई वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सी वेक्टर का। ठीक है ना? अब ये डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है कि ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा ई सी कॉस 90 डिग्री। ठीक है ना? अब कॉस 90 जो होता है भैया यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना बोल रहा है, तो आप समझ गए होंगे ये। ठीक है, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इसका जो डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो 90 डिग्री पे चला जाएगा तो सी, बी और ए तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में नहीं, इस जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे हो जाएंगे। अब 90 डिग्री पर कोई भी दो वेक्टर हो, उनका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ द ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंशन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो नहीं करता है, हमने देख लिया, क्योंकि डायरेक्शन को लोचा हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर लेता है यदि हम अच्छे से ऑर्डर फॉलो करें। कैसा ऑर्डर भैया, देखिए ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके साथ पैचअप किया, फिर बीच में प्लस किया, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर दिया। तो हमने अच्छे से ऑर्डर फॉलो करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जितना भी हमने देखा उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या किया इसमें। हमने देखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ए जो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, बी ये होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, साइन थीटा जो होता है, थीटा इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, एन कैप जो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, वही होता है। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा कि जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर लेते हैं उसका डायरेक्शन, और आपको पता है कैसे करते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, हमने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अपने घुमा के देखा था, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखा था कैसे हम अपवर्ड डाउनवर्ड आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखा था हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखा था। उसके बाद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसको भी समझ लिया था। यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद से देखा था कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है। अब यहाँ देखिए, अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हो, ये यूनिट वेक्टर का हो या किसी और वेक्टर का हो, जब 0 वेक्टर हो रहा है तो सबके लिए 0 वेक्टर हो रहा है। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात किया जाए, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है ना। तो यदि क्लॉकवाइज की बात किया जाए तो आई और जे बचा क्या, के, तो के माइनस में होगा, आई कैप डॉट डॉट नहीं क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप, ये माइनस में हो जाएगा, यानी क्लॉक वाइज जितनी भी होंगी वो माइनस में आ जाएंगी, अब एंटी क्लॉक वाइज प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपने कंपोनेंट्स के टर्म में दिए गए हों तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज किया था और यहाँ समझ भी लिया था। अब क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे इसको, वो ज्यादा समझ में आएगा बेटर तरीके से। ठीक है, फिर हमने यहाँ देखा था कि तीन वेक्टर प्लेन में हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो और डॉट सी वेक्टर हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का, और वो भी 90 डिग्री पर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में ही तो मजा है। अब यहाँ देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, 180 डिग्री होगा भैया, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पे है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, एक प्लेन है। तो सोचिए यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया जाए इसे, इसका डायरेक्शन जाएगा ऊपर,
ऊपर गया। यदि एक प्लेन पर रखा हुआ है तब मैं ऐसी बात बोला, ये इसका डायरेक्शन देखो ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए होगा तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो गया। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है भैया, देखिए 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज निकलती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी जीरो होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी जीरो होगा, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी जीरो होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो एडिशन किया गया है, जो रिजल्टेंट आएगा इधर, वो भी क्या होगा, इसी प्लेन में होगा, और इसका जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी वेक्टर का, वो उसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों ये भी इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर हैविंग थीटा 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉल्व, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे हम। अरे माइक लगाना भूल गया। अब देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस टू जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप। हमको पता है, यहाँ देखो आई जे के, ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये होगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में पॉजिटिव होता है, तो ये आई जे कैप क्रॉस से हो जाएगा के कैप। अब यहाँ देखो जे कैप इंटू क्रॉस टू जे कैप, तो ये जो वेक्टर है ये दोगुना है इस वेक्टर के, भले दोगुना है लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, जीरो यहाँ पे आ गया। फिर जे कैप क्रॉस के कैप, जे और के, जे और के यहाँ से ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो हो जाएगा आई कैप, ठीक ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई कैप प्लस के कैप, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज, अरे नहीं 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 नहीं, ये जे कैप क्रॉस आई कैप ये है क्लॉकवाइज में आ रहा है ना, फिर मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप, ये माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है, सही। अब इसका दूसरा मेथड भी है, देख लीजिए M2 मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड से ए वेक्टर क्रॉस, मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो हैगा जे कैप है, और बी वेक्टर जो है वो क्या है, क्या था भाई, 14 आई जे के 1 to 1, आई जे के, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका हो जाएगा हमारा ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया। अब जो ए वेक्टर है इसमें जे कैप है 1 और सब 0 है, बी वेक्टर में 1 to 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी आई माइनस जे प्लस के, ध्यान देखिए, तो हो जाएगा आई में आई वाला सब खत्म कर देंगे, ये जे वाला, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1 into 1 1 माइनस 0, जे में कर देंगे 0 माइनस 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1, तो हो जाएगा तुम्हारा आई कैप, कैप में रहे, ये हो जाएगा 0 पूरा, ये हो जाएगा -1 इंटू के कैप माइनस के कैप, देखो ये भी आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला
सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें क्या है ना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ही करेंगे, ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो आंसर सही आएगा। एक ए वेक्टर को ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर। अब यहां देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां देखिए मजे मजे, ये सेल्फ प्रोडक्ट है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये है माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, तो इसको हम इतने को लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका हो जाएगा हमारा 2 टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको भी निगेटिव कर लेंगे तो हो जाएगा इसको ये हो जाएगा और करके -2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, if a vector and b vector are non-zero vector such that a vector cross b vector का मैग्नीट्यूड होता है a vector डॉट b vector दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन a vector and b vector और a vector प्लस b vector का मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है a वेक्टर प्लस क्रॉस है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस डॉट b वेक्टर। फिजिक्स में मजा तब आता है ना कि एक ही बार पढ़ो क्वेश्चन समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, टाइम लॉस नहीं होता इसमें। थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा ये ए बी साइन थीटा, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और एक क्रॉस होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी से भी कट गया, ये इधर आया हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 0, 0 नहीं 1 1 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर क्या हो गया हमारा, वन होता है ना, टेन थीटा 10 45 डिग्री 1। ठीक है, यहाँ पर एंगल की बात हो रही थी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा ये होगा 45 डिग्री। अब हो गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हमको पता है इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये कट गया, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा ये √2/2, 2 से कट जाएगा तो वैल्यू आ गई हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर√2ab। ये आंसर, ये पहला का है, ये दूसरा का। अब यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए डॉट बी जीरो है, तो इतना कितना होगा। तो भैया देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ए और बी नॉन जीरो है, इसका मतलब कि कॉस थीटा ही 0 होगा, और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा होता है 90। तो सिमिलरली भैया देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हो जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो वैल्यू हो जाएगी ए बी। समझे कि नहीं, थीटा पलट के यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 18 में
18 में दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो हो गया ए बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर किया प्लस ए बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर किया। यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर होगा, इसको कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे किया। ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा ए बी होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। देखने में हार्ड लगता है लेकिन होता नहीं है। देखो ए और बी, सी ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, हमको ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पता करना है। आसान है, देखो कैसे आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है हमको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, इक्वल टू सी वेक्टर है, तो है आई जे के। हाँ देखिए बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में -1 और जेड एक्सिस में 1, और बी वेक्टर का एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस में 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। आई कैप माइनस जे कैप, अरे छोटा हो गया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, यहाँ देखिए आई कैप में -5 -4, 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू 1 4, तो -4। यहाँ देखिए उसके बाद से जे कैप है ना, तो जे वाले को हटा दीजिए, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 1 3, माइनस बीच में, के कैप के वाले को हटा दीजिए, 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इंटू -1 -3, तो -3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी -9 आई कैप, 5 में से 3 गया 2, तो -2 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3 है ना, तो +3 7 हो जाएगा, +7 के कैप। तो भैया ये हो गया हमारा पहला, ये ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसा आ गया। तो सी वेक्टर यही है, सी वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ तो करते हुए एक्स एक्सिस के साथ ये चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल पता करना है, तो यहाँ देखिए दूसरे में हो जाएगा, पहला हो गया, तो सी वेक्टर यहाँ पर चल गया। तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है आई वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में थीटा, तो हमको पता है कि cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स अपॉन सी एक्स, सी एक्स अपॉन सी, कॉस थीटा ये होता है ना। सी एक्स कितना है -9, और सी कितना हो जाएगा √, -9 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो आ जाएगा ये -9/134, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स -9/134, जो कि हमें पता नहीं है कि ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पता करना है ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर यहाँ पता है, सबको जोड़ दो, ये सबको जोड़ देंगे ना, तो दूसरा में आ जाएगा हमारा अरे गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ देखो सारा सॉल्व हो गया, ऐसे कैमरा ही बंद हो गया था। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हो गया हमारा सी वेक्टर आ गया, यहाँ पर सी वेक्टर आ गया। उसके बाद से हम पहला एंगल पता करेंगे सी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में।
तो ये सी वेक्टर तो आ गया, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है ना उसको हम आई क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है -9, ठीक है ना। हमको पता है कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के बीच में और सी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एक्स अपॉन सी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से सी एक्स क्या है -9 और सी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 134 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -9 अपन अंडर रूट 134, तो cos इनवर्स -9 अपन अंडर रूट 134 आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पता करना है ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर पहले से दिया हुआ है, यहाँ देखिए, और सी वेक्टर हम यहाँ फाइंड आउट किए हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर इतना आएगा, ठीक है। बस इतना सा था। अब 20 में देखिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा है, इसी अल्फा को फाइंड आउट करना है। और एक और चीज दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में सुधार है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर कॉमा है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऐसे है, कोप्लेनर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आता है कि यदि तीन वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और तीनों कोप्लेनर में हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखते हैं। एक चीज होता है यहाँ पर, जब ऐसा कंडीशन हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, तो इसी का हम यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए 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 यहाँ क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फाइंड आउट करेंगे आई वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप में हो गया 1 2 3, बी वेक्टर में 3 2 1, तो हो जाएगा आपका आई कैप हो जाएगा इधर, ये क्या मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट करके मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका 2 3 दूनी 6, अब 2 - 6 4 -4 आई कैप हो गया आपका, ये होगा 1 -9, 1 -9 हो गया -8, तो वह प्लस हो जाएगा 8 जे कैप। उसके बाद से के कैप करो 2 - 6 -4 ए कैप, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब डॉट करते हैं सी वेक्टर, तो सी वेक्टर दिया हुआ है हमारा इतना, तो ए वेक्टर मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा डी वेक्टर, तो हो गया डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करते हैं, तो डी कितना है, ये है, तो -4 × 2 -8, 8 इंटू अल्फा, 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा, और -4 × 2 -8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा तुम्हारा -1 प्लस अल्फा -1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 2, आंसर आ गया, ठीक है। 21 अब इसके एप्लीकेशन है, जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या है कि हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ए वेक्टर के अपोजिट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, डॉट डॉट में करेंगे, ठीक है। ये ए वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का सेम है, आप देख रहे होंगे, और बी वेक्टर है ना, इसके अपोजिट और पैरेलल में यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, तो आपका पैरेललोग्राम बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भैया, और क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका पूरा एरिया होगा। एरिया कैसे होगा, जैसे कि हमने किया कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस तो हमने ए ले लिया, और हाइट क्या होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला जो हाइट है भैया, यहाँ देखिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, अब ये देखिए, ये जो है हमारा चला जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये थीटा साइन थीटा, ये भी साइन थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, बी साइन थीटा होगा। पहले इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके इक्वल ही तो होगा,
ठीक है। तो इसका जो हाइट है बी साइन थीटा हो गया, तो हाइट इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर ए हो गया, ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा, ये किसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड है भैया ए बी साइन थीटा, देखिए मैग्नीट्यूड है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि दो वेक्टर दिए हुए हों और एरिया निकालना हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे कि एरिया का डायरेक्शन होता है क्या, ठीक है, नहीं होता। तो यहाँ पर 22 देखते हैं। फिर एप्लीकेशन में पहला क्या है, हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं, हम ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। अब यदि हमने एरिया निकाल लिया पैरेललोग्राम का और बाई 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यदि किसी पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल दिए हुए हों तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब डायगोनल में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस वेक्टर करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद से उसको बाई 2 करेंगे, आराम से निकलेगा क्या, पैरेललोग्राम का एरिया। या डायगोनल पता हो तब हम पता कर सकते हैं एरिया, या दोनों दो वेक्टर पता हो, दो साइड पता हो, तभी हम उसको एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे क्या हुआ, हाफ ऑफ द d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का जो हाफ है ना, ये इक्वल किसके हो जाएगा, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हों दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है ना। यदि दो वेक्टर न देखकर दो डायगोनल दिए हुए हों तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी उतना ही एरिया आएगा, ठीक है। इसमें यह दिखाया गया है कि दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो d1 वेक्टर है यहाँ देखिए कि ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर मानिए, ये बी वेक्टर मानिए, तो होगा क्या, इधर भैया आपका ये जो ये मान लेते हैं d1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा d2 वेक्टर, d2 वेक्टर, ठीक है। तो d1 वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, d1 वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, फिर क्रॉस, और ये देखिए d2 वेक्टर यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव में हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर d1 वेक्टर हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यहाँ d2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ चुके हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यदि एक पॉजिटिव में है, एक एडिशन हो रहा है तो एक सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे और वहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तो जीरो हो जाएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, तो प्लस यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ ठीक हो गया, यहाँ ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस को बाहर निकाला, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी जीरो हो गया क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। बचा ये है माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी एक और माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव में, ये चेंज हो जाएगा, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोगुना हो गया, तो 2 टाइम ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, 2 से कट गया, आगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ए बी साइन थीटा इसकी वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके डायगोनल पता हो या साइड पता हो, हम कैसे भी कुछ भी पता हो, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि ये वेक्टर खत्म होता है, वेक्टर चैप्टर खत्म होता है।